प्यारे बच्चों, सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं मसूद आलम। फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। क्योंकि रिफ्रैक्शन का ये सेकंड वीडियो है। तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, फिर से इसको रिपीट कर देते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, तो उसकी गति और दिशा बदल जाती है। क्योंकि गति तो हम लोग आसानी से माप नहीं सकते, हमें दिखाई तो देगी नहीं कि गति बदली या नहीं बदली, लेकिन हमें जो दिखता है वो क्या दिखता है कि उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश के दिशा में परिवर्तन हो जाता है, उसके चलने की दिशा में। और इस घटना को, दिशा में परिवर्तन के दिशा की घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। ये बातें हम लोग डिस्कस कर चुके थे पहले। अब थोड़ी सी एक चीज समझेंगे। एक बात होती है, जैसे हमने यहाँ कहा एक माध्यम से दूसरे माध्यम, तो ये माध्यम का क्या मतलब हुआ। जैसे प्रकाश निर्वात में चल रहा है तो निर्वात को हम एक माध्यम मान लें। हवा में चल रहा है तो हवा खुद एक माध्यम है ही। पानी में चल रहा है तो पानी एक माध्यम है। कांच में चल रहा है तो कांच भी एक माध्यम। इन माध्यमों में दो टर्म्स दिए गए, एक दिया गया सघन माध्यम, दूसरे को कहा गया विरल माध्यम। हम सघन माध्यम किसे कहेंगे, हम विरल माध्यम किसे कहेंगे। सघन माध्यम कहा जाएगा ऐसे माध्यम को जहाँ पे प्रकाश की चाल कम होती है, और ये बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके थे थोड़ा सा और इस पे। विरल माध्यम कहा जाएगा जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। बच्चों, ये कॉम्पेरेटिव चीज है। जैसे कि अगर हम बात करें, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो निर्वात को कहा जाएगा विरल माध्यम। अब निर्वात को छोड़ दीजिए, हमारे आसपास की चीजें जो हैं, जैसे हवा में, जैसे एक जगह से लाइट दूसरी जगह आती है, तो ये हवा है यहाँ पे हर जगह, तो हवा को भी हम क्या मान सकते हैं, विरल मान सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि विरल हो चाहे सघन हो, ये दोनों चीजें एब्सोल्यूट नहीं होता है। चीजों को हम दो तरह से कह सकते हैं, एक को एब्सोल्यूट, दूसरे को रिलेटिव। तो सघन या विरल होना ये रिलेटिव है। एग्जाम्पल के तौर पे, हवा में प्रकाश का वेग जितना होता है उससे कम वेग होता है पानी में प्रकाश का, लेकिन हवा में प्रकाश का वेग जितना होता है उससे अधिक वेग होता है निर्वात में। तो अगर हम देखें, अगर हम दो चीजों को कंपेयर करें, एक हवा को और निर्वात, इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो ये हो जाएगा विरल माध्यम और ये हो जाएगा सघन माध्यम। लेकिन फिर से हम हवा को की तुलना करें, हवा का कंपेरिजन करें पानी के साथ, तो हम पाएंगे कि पानी में प्रकाश की गति जो है वो कम है। पानी में प्रकाश की गति या वेग कम है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सघन माध्यम और हवा हो जाएगी विरल माध्यम। तो कुल मिला के हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सघन होना या विरल होना ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है। और ये किससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं, इस बात पर करता है। ओके, अब हम देखेंगे क्या होता है जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। क्या होता है जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, मान लेते हैं कि इधर एयर है और इधर नीचे जो है वो वाटर है। अगर हम इन दोनों, ये लाइन जो है ये क्या है, दो माध्यमों को सेपरेट कर रही है। ऊपर में एयर है, नीचे में वाटर है। अब क्या हुआ, प्रकाश की किरण आई और यहाँ पे गिरी इस बिंदु पे। प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन वो क्या हुआ, मुड़ गई। और मुड़ के किधर आई, अभिलंब के ओर आ गई। किधर आ गई, अभिलंब के ओर आ गई। और ऐसे सिचुएशन में
अगर हम आई और आर में कंपेयर करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में कंपेयर करते हैं, तो हम पाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होगा। आपतन कोण क्या होगा? अपवर्तन कोण से बड़ा होगा। तो उसी बात को लिखा गया, जब प्रकाश विरल माध्यम जैसे हवा से सघन माध्यम जैसे कांच में, क्योंकि सघन माध्यम का एकमात्र एग्जाम्पल कांच नहीं है, अभी अभी चीख के हमने कहा कि ये अब्सोल्यूट नहीं है, यहाँ कांच भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है। तो किधर मुड़ जाता है? अभिलंब की ओर। किधर उसको मुड़ना है? अभिलंब की ओर। ये जाना चाह रही थी सीधे, लेकिन मुड़ गई अभिलंब की ओर। ठीक है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अभिलंब को ही नॉर्मल कहा जाता है। अब यहाँ पे आपतन कोण अपवर्तन कोण के बारे में हम कंपेयर कर रहे हैं या खाली स्थान छोड़े हुए हैं। आपतन कोण अपवर्तन कोण से क्या होता है? तो आंसर है बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होगा। ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। क्लियर? अब इसके कारण को जानने की बात आएगी कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो हम देख सकते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम पर जाने में प्रकाश की गति कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आप यदि कभी देखे होंगे कोई बाइक चला रहा हो या गाड़ी चला रहा हो और अचानक से वो अपनी गति कम करता है और वो सीधा नहीं रहता है, अगर वो तिरछा हो और ब्रेक लगाए तो ये संभावना होती है कि उसकी गाड़ी ऐसे घूम जाएगी, मतलब टर्न ले लेगी। ठीक है, तो सेम घटना यहाँ भी हो रही है। लेकिन अगर गाड़ी सीधी हो तो अचानक से ब्रेक लगाने पे भी घूम जाने की संभावना कम हो जाती है। तो अगर ये प्रकाश जो है, जैसे मान लेते हैं कि ये यहाँ देखते हैं, ऊपर एयर है और नीचे वाटर, ये कुछ भी ले लेते हैं। अगर प्रकाश सीधा गिरता है, ठीक है, तो सीधे चला जाएगा, यहाँ पे कोई भी अपवर्तन नहीं होगा। अगर प्रकाश नॉर्मली आता हो, ठीक है, नॉर्मली का आने का मतलब हुआ, नॉर्मली आने का मतलब हुआ कि अभिलंब के दिशा में आता हो। किसके दिशा में आता हो? अभिलंब के दिशा में आता हो, तो प्रकाश में कोई बेंडिंग, प्रकाश के किरण में कोई मुड़ाव नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है? 0 होगा, क्योंकि आपतन कोण कहा जाता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, और आपतित किरण अभिलंब के ऊपर ही है, तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा? 0 होगा। 0। क्लियर हो गया? अब हम इसका जस्ट अपोजिट देखेंगे। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? जब प्रकाश विरल माध्यम, मान लेते हैं कि ये विरल माध्यम है, मान लेते हैं ये पानी है या कांच है ना, और ये हवा है। तो पानी और हवा में अगर हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो पानी जो है वो सघन माध्यम है और हवा जो है वो विरल माध्यम में है। अब देखिए, प्रकाश की ये किरण सीधी आ रही थी, इसको अगर यहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं होता, लगातार पानी होता, तो ये प्रकाश सीधा इधर जाने वाला था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस सरफेस के बाद, इस सरफेस के आगे पानी नहीं है, हवा है, तो प्रकाश क्या होगा? मुड़ जाएगा। लेकिन इसके मुड़ने की दिशा देखिए, ये नॉर्मल जो है, ये अभिलंब है, इससे दूर मुड़ रहा है। क्या मुड़ रहा है? दूर जा रहा है। ये आई है और ये आर है, और यहाँ आर का वैल्यू बड़ा हो जा रहा है आई के वैल्यू से। ठीक है, यानी कि अपवर्तन कोण बड़ा हो जा रहा है, किससे? आपतन कोण से। तो लिखा गया, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है। और ये घटना याद रखिएगा, इसी घटना से एक घटना मिलेगी आपको, क्रांतिक कोण मिलेगा, क्रिटिकल एंगल मिलेगा इससे संबंधित, और उसके बाद मिलेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ही बहुत सारी घटनाएं होती है, जैसे हीरे का चमकना, इंद्रधनुष का बनना, ये सारी घटनाएं हम लोग पढ़ेंगे
जो कहीं ना कहीं इस घटना से संबंधित है। एक और जिसको हम लोग मृग मरीचिका कहते हैं, मिराज कहते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, कभी कभी गर्मी के दिनों में आप देखिएगा कि रोड पे जा रहे हैं और धूप ज्यादा हो तो रोड पे दूर में आपको पानी दिखाई देगा कि रोड पे पानी गिरा हुआ है, और इतना स्पष्ट दिखाई देगा कि अगर सामने उसके पेड़ है या कहीं कोई दूसरी गाड़ियां आ रही है तो पानी में जिस तरह गाड़ी की इमेज दिखती है, इमेज दिखता है, यानी कि तो स्पष्ट दिखेगा, इतना स्पष्ट दिखेगा कि आप जरा भी डाउट नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे ही आप करीब जाओगे आपको वहां कुछ भी दिखाई नहीं देगा, वहां कोई पानी नहीं होगा, बस वो एक आंख का भ्रम है। इस घटना को मृग मरीचिका या इंग्लिश में मिराज कहते हैं। तो ये सारी चीजें इससे संबंधित होंगी जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आइए अब हम देखते हैं कि ग्लास स्लैब। ये देखिए, ये है ग्लास स्लैब। ये कांच का बना हुआ ट्रांसपेरेंट पारदर्शी चीज है, और ये कैसा है, एक ईंट होता है जैसा ईंट या फिर साबुन, पूरा एकदम घना के आकार का बना हुआ है। इसको हम लोग ग्लास स्लैब कहते हैं। ठीक है, ग्लास स्लैब एक समांतर चेहरों वाला टुकड़ा है, चेहरा वर्ड यूज किया गया है सरफेस के लिए, जिसमें प्रकाश की किरण दो बार अपवर्तन से गुजरती है। जब प्रकाश की किरण इसमें घुसेगी, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में घुसेगी तो क्या होगा, अपवर्तन होगा, और फिर उस कांच से बाहर निकलेगी। क्योंकि कांच की मोटाई कुछ न कुछ होती है, तो उस मोटाई को पार करेगी और फिर बाहर निकलेगी। तो फिर कांच से बाहर निकलना यानी कि सघन से विरल में जाना, तो फिर से एक बार परावर्तन सॉरी अपवर्तन होगा। दो दो बार ये अपवर्तन हमें देखने को मिलेगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं, ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स बड़ा सा बना हुआ है, ये बॉक्स बना है, ये है ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब वही कांच है, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें एक प्रकाश की किरण आ रही है जो आके इस बिंदु से टकराती है। अब जिस बिंदु से प्रकाश की किरण टकरा रही है उस बिंदु पे हम क्या करते हैं कि एक अभिलंब खींच देते हैं, ताकि थोड़ी सी स्टडी, इसका मूवमेंट, इसका बेंडिंग, मुड़ाव, ये आसानी से हम स्टडी कर सके। तो हमने क्या किया, ये रेड कलर से एक क्या किया, अभिलंब को ड्रॉ कर दिया। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ग्लास स्लैब नहीं होता, तो ये जो प्रकाश की किरण है ये सीधी निकल जाती इधर तक। लेकिन चूंकि इस सरफेस से टकराने के बाद आगे क्या है, ग्लास स्लैब है, ग्लास होने के कारण, यानी कि इधर सघन माध्यम होने के कारण ये मुड़ेगी। मुड़ने के लिए दो ऑप्शन है, या तो ये इधर मुड़ जाए या तो ये इधर मुड़ जाए, यानी या तो ये अभिलंब के करीब आ जाए चाहे अभिलंब से दूर चली जाए। तो हम लोग अभी अभी पढ़े हैं कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस तरह ये अभिलंब की ओर मुड़ गई। ठीक है, तो ये हुआ, ठीक है। और मुड़ने के बाद ये किरण यहाँ आकर फिर से इसके दूसरे सरफेस से आकर टकराई, और जैसे ही दूसरे सरफेस से आकर टकराती है तो फिर इस सरफेस से बाहर निकलने की कोशिश करती है। अगर हम यहाँ पे अभिलंब ड्रॉ करके इसकी स्टडी करें तो हम पाएंगे कि अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, और जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो फिर से क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगी। यानी ये यहाँ ऐसे इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे न जाके ये दूर भाग गई, और फाइनली इस तरह से प्रकाश का अपवर्तन हुआ। अगर आप इस घटना को देखना चाहते हो तो स्पष्ट दिखाई दे देगा अगर आपके पास ग्लास स्लैब हो, ठीक है, ग्लास स्लैब हो
और साथ में एक लेजर लाइट जो होती है अगर वो हो तो ये घटना आप आसानी से अपने पास देख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ क्या देख सकते हैं, हम देखें कि जो फाइनली जो शुरुआती आ रही थी किरण और जो फाइनली निकली किरण, ये दोनों एक दूसरे के लगभग समांतर हो गई। क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा, ड्राइंग में थोड़ा सा फॉल्ट हो सकता है, रियल में ये क्या होगी, पूरी तरह से समांतर होगी, पूरी तरह से क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, और यहाँ के अपवर्तन को और यहाँ के अपवर्तन को हम अलग अलग तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या घटना हो रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की एंट्री हो रही है और यहाँ सघन माध्यम से विरल माध्यम में हो रही है। ठीक है, तो और फाइनली इसको, ये लाइट जो इधर से जाने वाली थी और इधर से न जाकर इधर से गई, इसको हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। ओके, तो ये था किस चीज से, ग्लास स्लैब से अपवर्तन। किसी ग्लास स्लैब से अपवर्तन होगा तो क्या होगा, उसके बारे में आगे समझते हैं। थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में हम जानेंगे, प्रिज्म क्या होता है। तो सबसे पहला सवाल होता है कि प्रिज्म कहते किसे। हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म क्या है, एक कांच का ट्रायंगुलर शेप का चीज होता है। ऐसा नहीं है, प्रिज्म उसे नहीं कहते हैं। प्रिज्म एक शेप का नाम है, जिस तरह से गोला, गोला एक शेप का नाम है जो गोल होता है। बेलन, बेलन बेलना को नहीं कहते हैं, बेलन क्या एक शेप का नाम है। और वो शेप कैसा होता है, वो शेप होता है, इसका टॉप और बेस सर्कुलर होता है। और कैसा सर्कुलर, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कुलर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हुआ सर्वांग सम, सर्वांग सम हिंदी में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट को, सर्वांग सम, जिसके सर्व अंग समान हो, सारे अंग समान हो। ठीक है, यानी दो ऐसे वृत्त जो एक दूसरे को पूरी तरह ढक ले, पूरी तरह कवर कर ले, उसको हम कहेंगे सर्वांगसम। ठीक है, और सर्वांगसम कोई भी तो प्लेन फिगर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल वृत्त ही सर्वांगसम होते हैं। बजाते 9 क्लास में आपको एक चैप्टर है सर्वांगसम त्रिभुज करके। ठीक है, तो त्रिभुज की सर्वांग समता हम लोग पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे प्रमेय हम लोग पढ़ते हैं। तो वही सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट क्या होना चाहिए, वृत्त होना चाहिए उसके टॉप और बेस पे। ठीक है, और उसके बाद उसकी दीवारें ऐसी होनी चाहिए जो बस इस तरह से, मान लीजिए कि जैसे ये मार्कर है, ये किस शेप का है, तो आंसर है ये बेलन के शेप का है। हिंदी में, इंग्लिश में इसे सिलेंडर कहते हैं, सिलिंड्रिकल शेप। इसी तरह आपने पढ़ा होगा घन, घन किसे कहते हैं, घनाभ किसे कहते हैं, है ना, गोला किसे कहते हैं, शंकु किसे कहते हैं, ये सब किसका नाम है, आंसर है ये सब शेप का नाम है, ये सब आकार का नाम है। इस आकार की चीजें होंगी तो उसको कह देंगे कि शंकु के आकार की। ठीक है, जैसे बर्थडे में टोपी बच्चे पहनते हैं तो वो किस शेप की होती है, शंकुआकार होती है, शंकु के आकार की होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कभी कभी भुजा खाते हैं ठोंगा बना के, तो वो लगभग शंकु से मेल जोल खाने वाला शेप होता है। ठीक है, तो इसी तरह बच्चों प्रिज्म भी क्या है, एक शेप है। तो प्रिज्म को कैसे पहचानेंगे, प्रिज्म होता क्या है, आइए पहले इसको देखते हैं। प्रिज्म का बेसिक डेफिनेशन है कि एक ऐसा शेप जिसका बेस और टॉप, जिसका बेस यानी आधार और टॉप, मतलब वो दूसरा आधार है, पलट के रख दीजिए तो वो भी तो आधार ही हो जाएगा, ये दोनों सर्वांगसम बहुभुज होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सर्वांगसम बहुभुज। और बहुभुज है तो बहुभुज भी क्या होता है, डिफाइंड चीज होता है, वो भुजाओं से बना होना चाहिए। ऐसा गोल नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं हो सकता, ये एक सीधी लाइन और एक जैसे ये अर्धवृत्त है, तो ये बहुभुज नहीं हो सकता है। बहुभुज के लिए शर्त है कि भुजाओं से ही बना होना चाहिए, चाहे कितनी भी भुजाएं हैं, चाहे वो बराबर हो या ना हो,
वो भुजाओं से ही बना होगा, स्ट्रेट लाइन से ही बना होगा, तभी उसको बहुभुज कहेंगे। तो प्रिज्म एक ऐसा शेप है जिसका टॉप और बेस किस चीज से बना है? भुजाओं से बना हुआ है, यानी बहुभुज है। और उसकी वाल्स जो है, उसकी दीवारें जो है, ठीक है, वो क्या है? तो वो है रेक्टेंगुलर, यानी कि आयताकार। ऐसा शेप आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो अगर आपके पास कोई बुक है तो आप देख सकते हैं, जैसे मेरे हाथ में ये एक बुक है, तो हम देख सकते हैं कि इसका टॉप, अगर इसको हम टॉप मानते हैं, टॉप क्या है? रेक्टेंगुलर है। बेस क्या है? रेक्टेंगुलर है। और वाल भी रेक्टेंगुलर है। और ये रेक्टेंगुलर जो बेस या टॉप है, इस ये क्या होता है? बहुभुज होता है, यानी कि ये भी एक प्रिज्म है। एकदम शॉकिंग है। प्रिज्म का मतलब तो हम ये जानते हैं, ट्रायंगल नहीं। प्रिज्म का रियल मतलब यही होता है कि उसकी बेस और टॉप क्या होगी? पॉलीगन होंगे। पॉलीगन मतलब बहुभुज होंगे। वो 5 भुजाओं वाले, वो 7 भुजाओं वाले, वो 11 भुजाओं वाले हो सकते हैं। और हम जिस त्रिभुज की, सॉरी, हम जिस प्रिज्म की बात कर रहे होते हैं, इसका नाम होता है त्रिभुजाकार प्रिज्म। त्रिभुजाकार प्रिज्म क्या नाम होता है इसका? त्रिभुजाकार प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। और उसमें भी जो हमारे स्कूल्स के लैब में जनरली अवेलेबल होता है, ऐसे तो बहुत पढ़ने हैं और भी चीज 11 12 में, 10 तक जो अवेलेबल होता है वो होता है समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म। क्योंकि प्रिज्म में भी समबाहु त्रिभुजाकार, विषमबाहु त्रिभुजाकार और समद्विबाहु त्रिभुजाकार हो सकता है, और कई शेप के होते हैं। जिसको हम घनाभ कह रहे हैं, घन कह रहे हैं, ये दोनों भी किस कैटेगरी में आ जाएंगे? ये दोनों भी प्रिज्म के अंतर्गत आ जाएंगे। शंकु नहीं आएगा, गोला नहीं आएगा। और देखिए, मिलती जुलती चीज, इसके भी टॉप, इसका भी टॉप और बेस क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। लेकिन ये प्रिज्म के अंतर्गत नहीं आएगा, और वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसका टॉप और बेस जो है वो पॉलीगन नहीं है, भुजाओं से बना हुआ नहीं है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रिज्म का। और प्रिज्म हमें दिखता कैसा है? तो प्रिज्म हमें कैसा दिखता है, आइए देखते हैं। ये हुआ प्रिज्म, ये हुआ प्रिज्म। देखिए, ये एक सरफेस है उसका, ये दूसरा सरफेस है उसका, ये टॉप और बेस है, और ये दीवारें हैं, ये दीवार है, एक एक इधर, दो, और एक इधर, एक इधर, 3 दीवारें हैं। क्योंकि ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो 3 वाल होंगी। क्वाड्रिलेटरल होगा मतलब चतुर्भुजाकार होगा तो 4 दीवारें होंगी, ठीक है। और इसको हम इस तरह रखते हैं, इस तरह रखते हैं कि रेक्टेंगुलर जो सरफेस है, रेक्टेंगुलर जो सरफेस है, जिसको जनरली हम दीवार कह रहे हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में जो होती है, उसको हम नीचे रख देते हैं, तो हमें ये शेप देखने को मिलता है। यानी ये टॉप है, लेकिन हम इसको टॉप पे नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा देखने को मिलता है। अब ऐसे प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें पार होती है, जब इससे गुजरती है, तो इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टर्म्स हमें मिलते हैं। आइए उन सारे टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहली बात, प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश की किरण आधार की ओर विचलित हो जाती है, ठीक है। आधार की ओर विचलित हो जाती है। पहले इसको हम ऐसे समझते हैं, इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे हम एक फिगर बनाते हैं प्रिज्म का। ये प्रिज्म हुआ। अब चलिए, अब क्या करते हैं, इस प्रिज्म में एक प्रकाश की किरण भेजते हैं। ये प्रकाश की किरण गई। प्रिज्म किस चीज से बना हुआ है? तो प्रिज्म बना हुआ है कांच का। प्रिज्म किस चीज का बना है? कांच का। और बाहर में क्या है? हवा है। तो जब कांच का बना हुआ प्रिज्म है, बाहर में हवा है, यानी कि ये लाइट जो जा रही है, कहाँ से कहाँ जा रही है? विरल माध्यम से सघन माध्यम। किस माध्यम से किस माध्यम में?
विरल माध्यम से सघन माध्यम। और हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो मुड़ जाती है। ये मुद्दा नहीं है कि मुड़ जाती है, वो तो किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो मुड़ जाएगी। मुद्दा ये है कि वो अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले हम एक अभिलंब बनाते हैं, ये अभिलंब बनाते हैं। अभिलंब वो होगा जो इस पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्या बनाएगा? 90 डिग्री का कोण। और 90 डिग्री किसके साथ? तो आंसर है जो पहले से सरफेस है, ये सरफेस है ना, इस सरफेस के साथ 90 डिग्री कोण बन के तैयार हो गए। ठीक है, ये जो प्रकाश की किरण है ये जाना चाह रही थी ऐसे सीधे। अगर ये नहीं होता, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधी चली जाती, लेकिन प्रिज्म रखने के कारण और प्रिज्म से जैसे ही टकराई ये क्या हुआ, ये मुड़ गई। ये किसकी ओर मुड़ी? ये इधर न जाकर, इधर जाना चाहिए इसको, इधर न जाकर ये अभिलंब की ओर मुड़ गई और मुड़ के ऐसे सीधी चली गई। और जैसे इस सरफेस से टकराई, अब इस सरफेस से टकराने के बाद ये बाहर जाने वाली है। बाहर जाने वाली है क्या? क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि अब ये विरल माध्यम से, सॉरी, अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली है। तो बच्चों, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो भी फिर से मुड़ जाती है। और किधर मुड़ जाती है? तो इस बार जो नॉर्मल होगा, जो अभिलंब होगा उससे दूर मुड़ेगी। इस बार अभिलंब की ओर नहीं मुड़ेगी, अभिलंब से दूर मुड़ेगी। तो आइए पहले इस सरफेस पे हम अभिलंब बनाते हैं। तो इस सरफेस का अभिलंब वो होगा जो इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा। ये लगभग 90 डिग्री का कोण बना इस सरफेस के साथ। ठीक है, अब क्या होगा, इससे दूर भागेगी ये किरण। क्या होगा, इसकी ओर नहीं जाएगी। अगर ऐसे ये सरफेस ना होता तो सीधी जाती है ना, ये सरफेस ना होता तो क्या होता, सीधी जाती। लेकिन सरफेस होने के कारण ये इससे दूर भागेगी, ऐसे जाएगी, ये चलेगी। अगर हम देखेंगे आपतित किरण के बारे में, और ये जो निर्गत निर्गत किरण भी इसको कहते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये जाना चाह रही थी सीधी इधर, लेकिन पहुंच गई है इधर, और इसके बीच का जो एंगल बना इसको हम डेल्टा से या डी से भी कभी कभी डिनोट करते हैं, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो प्रिज्म में अपवर्तन इस प्रकार होता है, इसके दोनों सतह से एक एक बार अपवर्तन होगा। पहले सतह से जो अपवर्तन होगा वो क्या क्या हो कैसा होगा, वो नॉर्मल की ओर, अभिलंब की ओर प्रकाश अभिलंब की ओर किरण मुड़ेगी। और दूसरे सरफेस में कैसा होगा, अभिलंब से दूर मुड़ेगी। और फाइनली हम जो नीचे से ऊपर की तरफ लाइट भेजना चाह रहे थे वो फिर से नीचे की ओर आने लगी। ये हुआ प्रिज्म से प्रकाश, ये प्रिज्म से अपवर्तन। अब कहोगे सर हमने पढ़ा है या सुना है कि जब प्रिज्म से कोई लाइट गुजरती है, प्रकाश गुजरती है, तो वो 7 कलर्स में बढ़ जाती है। इसमें तो केवल 7 कलर की कोई चर्चा ही नहीं है। तो बच्चों 7 कलर में जरूर बढ़ती है, और ये चीज हम आगे पढ़ेंगे। और 7 कलर में कौन बढ़ता है? व्हाइट लाइट। कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर, ट्रायंगुलर प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 कलर्स में बढ़ जाता है। हम ये जो पढ़ रहे हैं वो एक सिंगल, ये भी माना जा सकता है कि मोनोक्रोमिक लाइट भेज रहे हैं, ऐसी रेड कलर की लाइट। जैसे मान लो कि हमने रेड कलर से ये दिखाया है, तो मान लिया जाए कि हमने रेड कलर की लाइट को हमने भेजा है। तो रेड कलर के लाइट में कोई दूसरा मिक्सचर नहीं होता है, इसलिए वो 2 या 3 या उससे ज्यादा कलर में नहीं बटेगी। वो मोनोक्रोमिक है, सिंगल कलर से, है ना, वो ऐसे ही रहेगी। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में लिखा है, आपतित किरण और निर्गत किरण। ये है निर्गत किरण, ये है आपतित किरण, आपतित किरण और यह है निर्गत।
निर्गत किरण, इन दोनों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। ओके, अब इसी को हम एक और तरीके से देख सकते हैं। हम देख सकते हैं वही चीज को फिर से, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट के बारे में दिखाया गया, ये एंगल ऑफ डेविएशन डी से दिखाया गया, ये निर्गत किरण है, ये आपतित किरण है, और ये दोनों क्या है? अभिलंब है। ठीक है, तो इस तरह से जब प्रकाश की कोई मोनोक्रोमिक लाइट, सिंगल कलर लाइट किसी प्रिज्म से गुजरेगी तो किस तरह उसका अपवर्तन इसके दोनों सतहों से अलग अलग होगा, ये हम सीख चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब बच्चों, बेहतर होगा कि आप लोग लाइक करते रहें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और कमेंट के जरिए जो भी क्वेश्चन हो पूछा करें। धन्यवाद।